नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भले ही टीवी अखबार कई लोगों ने देखना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन आज भी ये अखबार आपके घर तक पहुंचते हैं। करोड़ों लाखों लोगों के घरों में आज भी अखबार पहुंचते हैं। अब जब अखबार में मायावती जी के बारे में एक बहुत बड़ा लेख छप गया है, बसपा का रिपोर्ट कार्ड छप गया है और बसपा की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में छप गया है, मायावती जी के 3 फैसलों को लेकर जब एक लेख लिख दिया गया है, तो दोस्तों इस लेख पर बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ये वीडियो आप सब धैर्य के साथ पूरा देखिएगा, जिससे नैरेटिव जो चल रहा है, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है टीवी मीडिया अखबार के द्वारा, उसकी चालाकी को आप पकड़ पाएं। दोस्तों, इस अखबार की हेडलाइन है बसपा सबसे बड़ी परीक्षा रिपोर्ट कार्ड। यानी इस लेख में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा कहां खड़ी है, कितनी मजबूत हुई है, मायावती जी ने क्या फैसला लिया है, बसपा का अभी तक का जो वोट शेयर रहा है वो कितना गिरा, क्या चुनौतियां हैं, सारी बातों को विस्तार से इसमें दिया गया है। लेकिन आज हम परखेंगे ये जो चीजें, जो डिटेल्स इसमें दी गई हैं अखबार में, वो कितनी सही हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इसमें लिखा है बसपा की सबसे बड़ी परीक्षा। दोस्तों, मायावती जी के बारे में अखबार 3 फैसलों के बारे में क्या लिखता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, पहला फैसला, 0 से दहाई में पहुंचाने वाले महागठबंधन से नाता तोड़ा। दूसरा फैसला, अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तीसरा फैसला, 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे खराब नतीजे के बावजूद इंडिया गठबंधन की अपील ठुकराकर लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान किया। यूपी की जनता इनके इन फैसलों को किस नजरिए से लेती है, ये चुनाव इसकी कसौटी होगा। तो 3 बड़े फैसलों का इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें से इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ना, दूसरा आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना, और तीसरा है कि अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ना। दोस्तों, एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न अखबार ने किया है कि महागठबंधन छोड़ना कितना सही है। वही महागठबंधन की बात अखबार कर रहा है जो साल 2019 में बना था। दोस्तों, आपको बता दूं, साल 2019 में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। अखबार लिखता है, लंबे अरसे से चली आ रही सियासी दुश्मनी के बावजूद 2019 में सपा बसपा एक साथ आए, आरएलडी भी साथ थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली बसपा महागठबंधन में शामिल होकर 10 सीटें पाने में सफल रही। सपा 2014 जितनी 5 सीटें ही जीत सकी, आरएलडी 0 पर ही अटका रहा। महागठबंधन ने बीजेपी विरोधी मतदाताओं को एक मजबूत विकल्प दिया था। अखबार यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अखबार कह रहा है कि मायावती जी की 10 सीटें गठबंधन की वजह से आई थी, क्योंकि 2014 में 0 पर थी और गठबंधन किया, इसलिए उनकी 10 सीटें आई। दोस्तों, यह नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है कि बिना गठबंधन के मायावती जी 0 पर हैं, लेकिन ये लोग 2009 की बात नहीं करेंगे, उससे पहले की बात नहीं करेंगे। 14-19 की तुलना करते हुए एक तरह से नैरेटिव बनाने की यहां कोशिश हो रही है। दोस्तों, इसके आगे अखबार ने आकाश आनंद के इम्तिहान के बारे में लिखा है। क्या लिखता है? आकाश आनंद का पहला इम्तिहान। तो दोस्तों, अखबार में आकाश आनंद के बारे में क्या लिखा है? लिखा है, बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 2019 के लोकसभा चुनाव में आगरा की रैली में पहली बार तब भाषण देने के लिए भेजा था जब चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। वह चुनाव सपा और आरएलडी से महागठबंधन का लड़ा गया था। बसपा को इस चुनाव में 10 सीटें मिली थीं। तो आकाश आनंद के बारे में लिख रहा है कि वो भाषण देने गए थे, रैली थी और आयोग ने उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है ये तो आप सब जानते हैं। आगे देखिए अखबार किस तरीके से लिख रहा है। दोस्तों, अखबार ने मायावती जी के उत्तराधिकारी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। एक जानकारी लिखी गई है कि 2023 में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई थी। उसी में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया मायावती जी ने। बार बार परिवार से उत्तराधिकारी न होने की बात दोहराने के बाद भी
उन्होंने ऐसा किया, ये लिखा अखबार में। आगे लिखा जा रहा है, आकाश युवा हैं और विदेश में पढ़े लिखे हैं, लेकिन जमीन से जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन अपनी बुआ मायावती जी की तरह मीडिया के सवालों का सामना करने से बचते हैं। आगे क्या लिख रहा है अखबार आकाश आनंद के बारे में? माना जा रहा है कि दलित समाज के युवा मतदाताओं में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती पकड़ को देखने के बाद मायावती ने आनन फानन में युवा आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पार्टी में सक्रिय किया। आकाश को कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। ये चुनाव बताएगा कि मायावती का अपने उत्तराधिकारी के साथ मैदान में उतरना कितना सफल रहा। इस चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस से आकाश का भी आकलन होगा। दोस्तों, इस लेख में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लेखक महोदय हैं, जो अखबार के जो भी पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि आकाश को इसलिए उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि जो युवा वोटर हैं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जा रहे हैं। ये यहां पर बात कहने की कोशिश की जा रही है। यहां तुलना आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की हो रही है। दोस्तों, अखबार में एक और चीज लिखी है, एक तरफा संवाद शैली। क्या लिखा है? मायावती सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपनी बातें रखती हैं। कभी पार्टी की कोई मीटिंग करती हैं तो शुरुआत में सिर्फ यानी फोटोग्राफर को तस्वीरें लेने भर का समय देती हैं। कभी कभार मीडिया के सामने आती हैं तो सवालों से बचने की कोशिश करती हैं। पार्टी के कर्ता धर्ता कोऑर्डिनेटर और अन्य नेताओं को भी मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं है। उनकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, उनके फॉलोअर समर्थक तक अंधेरे में रहते हैं जब तक इसका मायावती जी आधिकारिक ऐलान नहीं करती। अपने इस एक तरफा संवाद शैली की वजह से उनके कोर वोटर तक उनसे कटने लगे हैं। क्या लिखा जा रहा है कि एक तरफा संवाद कर रही है मायावती जी और उनके कोर वोटर उनसे कटने लगे हैं। दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या मायावती जी के कोर वोटर कट रहे हैं बसपा से? आप बताइए, क्या यह सच है? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। दोस्तों, आगे की हेडिंग सुनिए। आगे लिखा है, क्या त्रिकोण बनाकर वापसी कर पाएगी बसपा? यहां लिखा है कि मायावती जी किसी गठबंधन में नहीं हैं और ये जो लड़ाई है अब त्रिकोणीय हो जाएगी। इस अखबार में लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती को बार बार न्योता दिया गया। इसके बावजूद मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब लिख रहा है कि जानकार बताते हैं कि मायावती जी ने महसूस किया होगा कि गठबंधन से लड़ने पर उनका बेस वोट कई सीटों पर दूसरे के साथ शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में उन्होंने एनडीए और सपा कांग्रेस गठबंधन से अलग रहने का फैसला किया। वह दोनों गठबंधन के बीच त्रिकोण बनाकर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही होंगी। तो हर कोई उम्मीद कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस के ऊपर सवाल नहीं आएगा कि कांग्रेस पार्टी जब 80 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, आज 17 सीटों पर लड़ रही है। राहुल गांधी पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ रही है, इसको लेकर कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं आया। दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये किस तरीके से लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी दोस्तों कुछ चीजें घुमा फिरा के लिखी गई हैं। दोस्तों, आगे अखबार ने क्या लिखा है, गिरता वोट शेयर भी चुनौती है। ये देखिए, पूरा एक आंकड़ा पेश किया गया है। इसमें विधानसभा का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं विधानसभा का आंकड़ा पहले बताता हूं। देखिए, विधानसभा का चुनाव अगर मैं बात करूं 2007 की, तो 2007 में बसपा ने 206 सीटें जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और 2022 के चुनाव आते आते वोट शेयर गिरा है 13% पर। लेकिन लोकसभा चुनाव में बसपा की परफॉर्मेंस क्या है, इसको लेकर आप देखिए। वर्ष लिखा है, सीटें जीती लिखा है, वोट शेयर दिखा है। अब 1989 में देखिए 2 सीटें बसपा जीती थी, करीब 10% वोट शेयर था। 1991 में एक ही सीट, करीब 8.5% वोट शेयर। 96 की बात करूं तो 6 सीटें बसपा ने जीता, 20% वोट शेयर। 98 के लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें बसपा ने जीता, 20% वोट शेयर। 1999 के लोकसभा के चुनाव में बसपा को 14 सीटें मिली, 22% वोट शेयर। 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली और यहां पर करीब 25% वोट शेयर हासिल हुआ। 2009 में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, 2009 में बसपा ने 20 सीटों पर जीत हासिल की और करीब करीब 28% वोट शेयर हासिल किया। 2014 में हालांकि 0 सीटें आई थी। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है दोस्तों, 0 सीटों की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और यहाँ पर वोट शेयर आप देखिए 19%। और 2019 में देखिए तो 10 सीटें जीत कर आई, 20% वोट शेयर।
अब 1989 से लेकर अगर आप 2019 के नतीजे देखें तो जहां 89 में करीब 10% था, वहां पर देखा जाए तो 2019 में 20% वोट शेयर है। शुरू से आखिर तक देखा जाए तो 10% का इजाफा हुआ है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि 2009 का आंकड़ा लेंगे और कहेंगे वोट शेयर गिर रहा है, लेकिन सीटें नहीं लेंगे कि सीटें 20 भी कभी आई थी। देखिए आप ग्राफ देखिए तो कभी 2 पर थी बसपा, उसके बाद 1 पर आई, 6 पर गई, 4 पर गई, 14 पे आई, 19 पर गई सीधे, फिर 20 पे गई, फिर 0 पे आई, फिर 10 पे गई। इस तरह का यहां पर ग्राफ चल रहा है। दोस्तों इस अखबार में आगे सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में क्या लिखा है वो जान लीजिए। चुनाव ऐलान के 1 सप्ताह बीते, सतीश परिदृश्य से गायब, ये हेडिंग है। बसपा में अपर कास्ट के बड़े चेहरों में सतीश चंद्र मिश्रा इकलौते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव तक मिश्रा और उनका परिवार सक्रिय नजर आ रहा था। लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए 1 सप्ताह बीत गए, पर मिश्रा चुनावी परिदृश्य से गायब हैं। इस बार ना वह सम्मेलन सभाएं करने निकले और ना ही लखनऊ में दूसरे दलों के लोगों को पार्टियों में शामिल करवाने वाली जिम्मेदारी में ही नजर आए। तो सतीश मिश्रा के बारे में यह लिखा जा रहा है कि सतीश मिश्रा इस बार एक्टिव नहीं है। दोस्तों अमर उजाला के उत्तर प्रदेश के पेज पर सत्ता संग्राम 2024 में 80 की रस्साकशी नाम से हेडलाइन दी गई और वहां पर बसपा सुप्रीमो, बसपा के बारे में, आकाश आनंद के बारे में विस्तार से लिखा गया है। दोस्तों ये जो लेख है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अखबार ने सही आकलन किया है? दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अखबार ने सही आकलन नहीं किया है। दोस्तों अखबार टीवी पर अब लोग भरोसा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुके हैं। कई बार इसमें ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जहां पर चीजें सही नहीं है। जैसे इस अखबार में लिखा गया है कि महागठबंधन छोड़ना कितना सही है। ऐसा लग रहा है कि अखबार चाहता है कि ये लोग महागठबंधन बनाएं जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो। तो दोस्तों इस तरह से अखबार में लिखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए इस वीडियो का दोस्तों आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये वीडियो 2024 चुनाव के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को अपने घर परिवार दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया आप इस वीडियो को लेकर, इस अखबार में जो लिखा है उसको लेकर ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।